हेलो बच्चा लोग, आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो चैप्टर 1 में हमने लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स बनाई थी और साथ ही साथ हमने आइडेंटिफाई भी किए थे कि कौन से रीजन में कौन सा फूड खाया जाता है इंडिया के मैप पे। ओके, फिर अब हम बात करेंगे कि आखिर ये मील्स क्या होते हैं। मील का मतलब आप एक टाइम पे क्या खाना खाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप चपाती, दाल और ब्रिंजल करी खा सकते हो। दूसरा मील कंसिडर करें तो आप राइस खा सकते हो, उसके साथ सांभर और भिंडी खा सकते हो। तीसरे मील की बात करें तो आप अप्पम खा सकते हो और अप्पम के साथ फिश करी और वेजिटेबल्स। तो ये तीसरा मील हो गया। पहला मील है चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। दूसरा मील है राइस, सांभर और भिंडी। और तीसरा मील है अप्पम, फिश करी और वेजिटेबल्स। ठीक है, मील्स में जनरली क्या होता है, एक आइटम ग्रेन का बना होता है। ग्रेन का मतलब या तो व्हीट का या तो बाजरा का। ठीक है, तो एक आइटम कुछ ग्रेन का बना होता है। दूसरी चीज़ या तो दाल होती है या कोई मीट या कोई वेजिटेबल वाली डिश। वेजिटेबल वाली डिश का मतलब या तो कोई सब्जी। ठीक है, और उसके साथ साथ उसमें कर्ड, बटर मिल्क और पिकल्स भी हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर अप्पम क्या होता है। अभी मैंने आपको तीसरा मील बताया था ना कि अप्पम भी लोग खाते हैं, अप्पम के साथ फिश करी और वेजिटेबल्स। तो ये अप्पम क्या होता है वो जानते हैं। ठीक है, अप्पम एक साउथ इंडियन सॉफ्ट और फ्लफी पैनकेक है जो यूजुअली राइस के बैटर से बनाया जाता है। अप्पम क्या है? अ सॉफ्ट फ्लफी साउथ इंडियन पैनकेक मेड फ्रॉम फर्मेंटेड राइस। फर्मेंटेड राइस का मतलब क्या है? फर्मेंटेड कब किसी चीज को बोलते हैं? जब किसी चीज में कंट्रोल्ड माइक्रोबियल एक्टिविटी करवाई जाती है, मतलब कंट्रोल वे में माइक्रोब्स की ग्रोथ करवाते हैं, तो उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। हिंदी में उसे बोलते हैं खमीर उठवाना या खमीर उठाना। अब हम बात करते हैं आपकी बुक में दी गई एक्टिविटी 1 की। ठीक है, उसमें कहा गया है कि आप उन फूड्स की तरफ वापस जाओ जो मैप पे मार्क थे और आपको कुछ और मील्स ऐड करने पड़ेंगे टेबल 2.1 में। तो आप ये वाला मील ऐड कर सकते हो। उसमें ऑलरेडी पंजाब में क्या खाया जाता है और आंध्र प्रदेश में क्या खाया जाता है वो दे रखा है। तो अभी हम तीसरा उसमें ये ऐड कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि मील के लिमिटेशंस के बारे में। मील के लिमिटेशंस का मतलब क्या है कि कभी कभी हमें कोई कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो वही मील का लिमिटेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादातर कभी कभार पॉसिबल नहीं हो पाती है कि हम अलग अलग चीज़ें खा लें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि या तो हम ट्रैवल कर रहे हो तब हमें एक बार में पूरा प्रॉपर मील नहीं मिल पाएगा, या फिर अफोर्ड करने की एबिलिटी के ऊपर भी वो चीज़ डिपेंड करती है। मतलब या तो ट्रैवलिंग के टाइम पे या फिर अफोर्डेबिलिटी जब बीच में आ जाए तो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं है कि अलग अलग मील्स खाए जा सके। अब आप कहोगे मैम अफोर्डेबिलिटी का क्या मतलब होता है? ठीक है, अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है कि कौन कितना खर्चा कर सकता है, किसकी कितनी कैपेसिटी है खर्चा करने की, तो वो हो गया अफोर्डेबिलिटी। तो अब ये सवाल उठता है कि मील्स इसी वे में क्यों कंपोज किए जाते हैं। किस वे में कंपोज किए जाते हैं? मतलब मील में हमेशा एक ग्रेन, फिर दूसरा दाल या वेजिटेबल, और तीसरा या तो छाछ या तो पिकल या फिर बटर मिल्क। बटर मिल्क को छाछे की बात होती है, या फिर कर्ड। मतलब मील को इसी तरीके से क्यों डिज़ाइन किया जाता है? मील हमेशा ऐसे ही क्यों कंपोज किए जाते हैं? मतलब उसमें एक ग्रेन होता है, दूसरा कोई वेजिटेबल या फिर कोई दाल होती है, और तीसरा उसमें होता है या तो कोई बटर मिल्क या छाछ या पिकल्स। हमेशा मील्स ऐसे ही क्यों होते हैं, ये सवाल आता है। ठीक है, और दूसरा सवाल आता है क्या बॉडी को डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स चाहिए होते हैं किसी स्पेशल पर्पस को पूरा करने के लिए? तो हाँ, आपको छोटी क्लासेस से पता है कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। तो हमें थोड़ा बहुत आंसर पता है, लेकिन अभी हम और सीखेंगे। तो चलो पता करते हैं कि डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स की। ठीक है, जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट होता है जो प्लांट्स या एनिमल्स से उनमें आता है। मतलब या तो हमें हमारा फूड एनिमल से मिलता है या फिर प्लांट से मिलता है। तो उन एनिमल्स या प्लांट से आने वाले फूड में या तो कोई एक इंग्रेडिएंट होगा या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो हम सामान यूज़ करते हैं खाने के लिए, तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो बॉडी को अलग अलग वर्क को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हम किसे कहते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं विच हेल्प अवर बॉडी, तो उसी को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब हम बात करेंगे मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स 5 हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स कितने हैं? 5। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट,
vitamins and minerals. ठीक है, CPF विद्या मंदिर, CPF विद्या मंदिर, दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर दिस. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन और मिनरल्स, CPF विद्या मंदिर. ये ट्रिक है जिससे कि आप याद कर सकते हो कि 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड कौन से होते हैं. साथ ही साथ फूड में एडिशनली डाइटरी फाइबर और वाटर भी इंक्लूडेड होता है. क्या मेजर न्यूट्रिएंट्स में और कौन सी 2 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं? डाइटरी फाइबर और वाटर. ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम ये डाइटरी फाइबर क्या होता है? देखो, डाइटरी फाइबर का मतलब होता है ऐसे पार्ट्स जो फ्रूट्स और सब्जियों में होते हैं जो पेट साफ रखते हैं और डाइजेशन में मदद करते हैं. एग्जाम्पल, फाइबर वाला खाना पेट के लिए अच्छा होता है. मतलब ऐसा फूड जिसमें फाइबर वाला खाना हो. फाइबर का मतलब जिसमें रेशेदार खाना हो. ठीक है, तो डाइटरी फाइबर्स का मतलब हो. और ये तुम्हें रेशेदार या फाइबर किससे मिलता है? या तो सब्जियों से मिलता है या फिर फ्रूट से मिलता है. तो डाइटरी फाइबर्स तुम्हें कहाँ से मिलते हैं? सब्जियों में से या फिर फ्रूट्स में से, क्योंकि डाइटरी फाइबर का मतलब होता है रेशेदार खाना. और ये डाइटरी फाइबर वाला खाना जो होता है ना, वो पेट के लिए अच्छा होता है. तो ट्राई करो कि अपने फूड में सैलड मतलब सलाद को इंक्लूड करो जिससे कि तुम्हें डाइटरी फाइबर मिले. गर्मियों में कोशिश करो कि तुम कुकुम्बर खा पाओ. ओके, सर्दियों में रेडिश खाओ, गाजर खाओ, कैरेट. ओके, तो इन सारी चीज़ों से तुम्हें डाइटरी फाइबर मिलेगा. और फ्रूट्स खा सकते हो. फ्रूट्स में भी बहुत ज़्यादा डाइटरी फाइबर होता है. फ्रूट जूस से ज़्यादा बेटर होता है कि फ्रूट खा लो, क्योंकि फ्रूट में फाइबर साथ में होता है और फ्रूट जूस में फाइबर रिमूव हो जाता है. समझ आई बात कि डाइटरी फाइबर क्या होता है? अब हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट करने की. अब हम न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट क्यों कर रहे हैं? आखिर टेस्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ गई, वो भी तो सवाल है ना. देखो, सारे फूड आइटम्स में सारे न्यूट्रिएंट्स तो नहीं होते हैं. ठीक है, इसीलिए हम टेस्ट करते हैं कि कौन से फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट है. ठीक है, तो जो सिंपल मेथड है जिससे कि हम न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट कर सकते हैं वो अभी हम सीखेंगे. ठीक है, उसके पहले हम ज़्यादातर या तो कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट करते हैं या प्रोटीन्स को टेस्ट करते हैं या फैट्स को टेस्ट करते हैं. इन्हीं को क्यों टेस्ट करते हैं? क्योंकि ये टेस्ट करना ज़्यादा आसान है. क्या क्या टेस्ट करना आसान है? कार्बोहाइड्रेट्स टेस्ट करना आसान है, प्रोटीन्स को टेस्ट करना आसान है, और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को भी टेस्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है. इसीलिए हम इन्हीं तीनों को टेस्ट करते हैं. ठीक है, तो तुम्हारी बुक में दे रखा है कि तुम्हें अलग अलग फूड आइटम्स को टेस्ट करना है, फिर तुम्हें उसको इस टेबल 2.2 में फिल करना है. तो अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या सामान चाहिए टेस्ट करने के लिए. हमें कौन कौन से सॉल्यूशंस चाहिए. ठीक है, हमें चाहिए आयोडीन सॉल्यूशन, फिर हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए, और हमें चाहिए कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन. और दूसरे आइटम्स क्या क्या चाहिए टेस्ट करने के लिए? एक तो हमें टेस्ट ट्यूब्स चाहिए और हमें चाहिए ड्रॉपर. ठीक है, अब टेस्ट करने के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं. टेस्ट करने के क्या इंस्ट्रक्शन है कि हमें ये जो टेस्ट हैं वो कुक्ड और रॉ फूड आइटम्स दोनों पे ट्राई करने हैं. कुक वाले पे भी करने हैं और जो बिना पके हुए हैं, बिना कुक्ड हैं, उन पे भी हमें ट्राई करना है. ठीक है, फिर हमें टेबल 2.2 में ये सारे ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है. ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें कोई भी केमिकल को टेस्ट नहीं करना है, ना खाना है. ठीक है, चलो अब सबसे पहले जो हमें सॉल्यूशंस चाहिए थे तो उसके लिए हम उन सॉल्यूशंस को पहले बना लेते हैं. देखो, सबसे पहले हमें चाहिए आयोडीन सॉल्यूशन. तो आयोडीन सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको कुछ ड्रॉप्स टिंचर ऑफ आयोडीन प्लस एक टेस्ट ट्यूब में आधा टेस्ट ट्यूब पानी से भर लेना. क्या करना पड़ेगा? आयोडीन सॉल्यूशन को बनाने के लिए एक टेस्ट ट्यूब लेना, उस टेस्ट ट्यूब को आधा पानी से भर लेना और उसमें कुछ ड्रॉप्स टिंचर ऑफ आयोडीन की डाल देना. अब आप कहोगे कि मैम ये टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? देखो, टिंचर ऑफ आयोडीन का मतलब होता है, टिंचर शब्द का मतलब होता है जब हम किसी सब्सटेंस को अल्कोहल में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो उस चीज़ का टिंचर बन जाता है. तो पहले से जो आयोडीन है वो अल्कोहल में डिसॉल्व होगी तो वो तो हो गया टिंचर ऑफ आयोडीन. अब उस टिंचर ऑफ आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स आपको उस टेस्ट ट्यूब में मिलाने हैं. टेस्ट ट्यूब था, उसको आधा पानी से भर लिया और उसमें कुछ ड्रॉप्स टिंचर ऑफ आयोडीन के डाल देने हैं. टिंचर ऑफ आयोडीन कैसे बनाया जाता होगा? पहले आयोडीन को अल्कोहल में मिक्स कर देते हैं. ठीक है, तो टिंचर ऑफ आयोडीन बन गया. अब तुमको आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए तो फिर तुम्हें एक टेस्ट ट्यूब में आधा टेस्ट ट्यूब पानी से भरो और उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल दो टिंचर ऑफ आयोडीन के. समझ आ गई बात? तो आपको आयोडीन सॉल्यूशन मिल जाएगा.
अब हम बात करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको चाहिए 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्चुअली ये पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो आपको 2 ग्राम कॉपर सल्फेट चाहिए, प्लस आपको उसको 100 ml ऑफ वाटर में मिक्स कर देना है, तो आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा चाहिए, ये भी पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो आपको 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा लेना है इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा इन 100 ml ऑफ वाटर, तो आपको कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन मिलेगा।